नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी आप सभी दर्शकों का क्राइम पेट्रोल दस्तक में दिल्ली से स्वागत करता हूं। मेरा नाम नहीं आना चाहिए। सवाल ही नहीं आता जी, आप बेफिक्र रहिए। किसी को भनक तक लगनी नहीं चाहिए कि सुपारी मैंने दी है। आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या? तुम मुझे नहीं जानते, क्या समझे? किसने मारा और किसने मरवाया किसी को कभी पता नहीं चलेगा। काम ढंग से करियो, बंदा बचना नहीं चाहिए और किसी का भी नाम नहीं आना चाहिए। ठीक है। बारीकी से प्लानिंग, एक पेचीदा षड्यंत्र, सब कुछ एक कत्ल के लिए। क्या चलता होगा किसी के दिमाग में जब वो किसी इंसान को अपनी जिंदगी से दूर करने के लिए उस इंसान को हमेशा के लिए खत्म ही करना चाहता है। जलन, नफरत, दुश्मनी, ये सब इंसानी जज्बात जरूर हैं, लेकिन कत्ल करने की चाहत क्या कुदरती है? जब भी कोई कत्ल गहरी साजिश के साथ होता है तो खून के कुछ छींटे दस्तक बनकर हवा में उड़ते हैं और जुर्म के मास्टरमाइंड पर जा गिरते हैं। जुलाई 2011, नई दिल्ली। गुड मॉर्निंग। और सुदेश और बलदेव, क्या हाल है? अच्छा, साहब है अंदर? हाँ, बैठे अंदर। 2 मिनट फ्री हो तो बात कर लो। हाँ हाँ, जा अंदर बात कर ले। गुड मॉर्निंग सर। आओ आओ बलदेव। देखो, तुम्हें ड्यूटी पर वापस लेने का ऑर्डर्स अभी तक नहीं आया। सर 6 महीने हो चुके हैं। मामला लंबा खींचेगा। हेड कांस्टेबल हो तुम, 16 साल की सर्विस है तुम्हारी, उसके बावजूद जो तुमने किया। खैर, तुम्हारी फाइल डीसीपी साहब के पास है। सर आप कुछ नहीं कर सकते? नहीं कर सकता बलदेव, और अगर कर पाता तो भी शायद नहीं करता। क्यों बे? एक तो तेरी गाड़ी ओवरलोड है, ऊपर से तेरे कागजात भी ठीक नहीं है। साहब मैं तो गाड़ी चलाता हूँ, लोडिंग वोडिंग का काम ट्रांसपोर्ट सेंटर में होता है। अच्छा। ओ रामदास। जी साहब। जाने दे गाड़ी। पर बलदेव साहब, डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है। मैंने कहा ना, जाने दे गाड़ी। पर साहब आप तो क्या बे? अरे 16 साल की सर्विस है मेरी, बहुत दुनिया देखी है मैंने। और तू तो भी बच्चा है। देख, गुस्सा ना दिला। कल को वापस ड्यूटी ज्वाइन कर ली तो तेरे लिए ठीक ना होगा, समझा? जा। ठीक है साहब। चल जा भाई, निकल। जितना भी होगा संभाल के लेके चलना, उसके बाद ही जो भी काम होगा भाई। हाँ, और आसिफ, सब ठीक? आप ही का राजा मालिक। ऐसे ही बढ़िया चलता रहेगा। एक बारी वर्दी लौट आए फिर देखी ना हाथों का कमाल। जहाँ खोदो वहीं सोना। बड़ी मेहरबानी होगी साहब। चल चलता हूँ। हाँ हाँ सर। आ गए? जानकी, जल्दी चाय बना। रवि का डब्बा बन रहा है, चाय बाद में बनेगी। तेरी तो एक चाय बनाने को कितना वक्त लगता है? लगते तो सिर्फ 2 मिनट है, लेकिन सुबह के 11 बजे 2 मिनट 2 घंटे के बराबर होते हैं। हजारों काम होते हैं घर में, लेकिन घर से आपका क्या लेना देना? मुझसे जो है ना इज्जत से बात करियो, समझी? इज्जत कमाई जाती है। रवि के प्रिंसिपल ने 2 बार बुलाकर बेइज्जत किया है फीस को लेकर। सब्जी वाले और किराने वालों ने उधार देना बंद कर दिया, ताने कसने लगे। बस कर। एक जोड़ी सोने के कंगन थे, वो भी गिरवी रख दिए। और सुना? हाँ सुना, पर मुझे नहीं, जाके अपने बुढ़े बाप को सुना। फोकट में तुझे मेरे गले बांध दिया। पेशरवी की भी हद होती है। 11 साल हो गए शादी को, लेकिन आपका ये रिकॉर्ड बजना बंद ही नहीं होता। अपने बाप से पैसे मांग, अपने बाप से पैसे मांग। आप अपने आप को बहुत तोप चीज समझते हैं ना, लेकिन आप हैं नहीं। सस्पेंड हुआ हूँ तो कुछ भी बकती रहेगी साली, हैं? चल अपने बाप के घर जा, चल पैसे लेके आ, निकल। हाँ हाँ चली जाती हूँ, लेकिन क्या कहूँ पापा से कि आपका रिश्वतखोर दामाद सस्पेंड हो गया है।
उसकी दारू के लिए पैसे चाहिए, कुछ नहीं तो भीख समझ कर दे दीजिए। जीना हराम। तो छोड़ क्यों नहीं देते? हर महीने पैसे भिजवा दीजिए और रही आराम से। मुझसे तो तुझे सिर्फ जूते मिलना है, जूते। और हाथ उठाया तो काशिफ साहब को कंप्लेन कर दूंगी कह देती हूँ। हर बारी इंस्पेक्टर साहब की धमकी देती है मुझे। मम्मी, पापा आपको क्यों मारते हैं? मेरी किस्मत ही खराब है बेटा। मेरी भी किस्मत खराब है, तो क्या पापा मुझे भी मारेंगे? नहीं मेरे बच्चे, ऐसी बातें नहीं करते। और एक बात याद रखना, अपने पापा जैसे कभी मत बनना। मैं आप जैसे बनूंगा मम्मी, और आपके साथ रहूंगा। पता नहीं बेटा, मेरा जीने का मन ही नहीं करता। काश भगवान मुझे जल्दी बुला ले। ऐसे मत बोलो मम्मी। 11 साल में एक दिन सुकून का नहीं बीता। पता नहीं यार मेरे बापू ने कहाँ से ऐसी सड़ी अलोरे मेरे मत्थे मार दी, जान ले लेती है यार। बलदेव साहब, घरवाली की बातों का टेंशन नहीं लेते। कैसे ना लूं राजदीप, अरे घर जाने का मन ही नहीं करता। उसका चेहरा देखते ही पारा चढ़ जाता है मेरा। मुझे लगता है फिलहाल तुम अपनी नौकरी को लेके परेशान हो। नहीं यार, जब सर्विस में था तब भी यही हाल था। हर दिन खून चूस लेती है मेरा, और हर दिन मेरा दिल करता है कि क्यों मर जाए, कुछ हो जाए उसे, चलवल जाए, गाड़ी के नीचे आ जाए, पर मेरी जिंदगी से जाए साली। काश मैं मर जाऊं, काश वो मर जाए। जब पति पत्नी एक दूसरे के लिए ऐसा सोचने लगे तो ये एक दस्तक है कि ये शादी मरम्मत से परे है। ऐसी शादी में नफरत इस कदर बुदबुदाती है कि हर झगड़े के बाद सामने वाले को मौत के ख्याल आते हैं। जुर्म इस शादी पर चील की तरह मंडराने लगता है, और फिर एक ऐसा दिन आता है जब ये दीमक खाई दुष्क्रिय शादी दम तोड़ देती है। बाय बाय पापा। बाय बेटा। और सुनो बेटा, अपनी मम्मी से पूछो कि मेरे लिए कुछ खाना वाना बनाया भी या नहीं। बेटा अपने पापा से कहो कि मुझे कितनी भी गालियाँ दे या मारे पीटे, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं उनके लिए खाना नहीं बनाऊं। फिर उन्हें खाना है या नहीं खाना वो उनकी मर्जी। चल। मम्मी, पापा हमेशा से ऐसे थे? ऐसे मतलब? गंदे, बुरे। बेटा ऐसे नहीं कहते। आपको वो अच्छे लगते हैं? पता नहीं बेटा। अच्छा मम्मा, मैं जाता हूँ, बाय। बेटा बेटा मम्मी पापा के झगड़ों के बारे में बिल्कुल मत सोचना। हाँ, तुम्हारे पापा और मैं, हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा मम्मी, मैं जाता हूँ, बाय। बाय बेटा। अरे 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 क्या हो गया? DL10HS। अरे सब लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो यार? कोई एम्बुलेंस को फोन करो। मणि, फोन लगाओ एम्बुलेंस को। हेलो, क्या? बलदेव साहब, ये एक्सीडेंट आपके बेटे रवि के स्कूल के सामने हुआ। कैसे हुआ? एक स्कॉर्पियो थी, उड़ाने के बाद रुकी नहीं। पब्लिक के सामने पान वाला, सब्जी वाला सबने देखा। पर डॉक्टर साहब,
मेरी पत्नी कैसी है? अभी बेहोश है। घबराने वाली बात तो नहीं है। 13 फ्रैक्चर है, सर पे गहरी चोट भी लगी है, बहुत नाजुक हालत है। मैं मिल सकता हूँ? अभी नहीं, 3 और ऑपरेशन होने हैं, चांसेस बहुत कम है। एक्सक्यूज मी। शांत हो जाओ। पापा पापा क्या हुआ मम्मी को? बोलो ना पापा, क्या हुआ मम्मी को? बोलो ना पापा, मम्मी कहाँ है? बोलो ना पापा। मम्मी ठीक हो जाएगी बेटा। मम्मी को कुछ नहीं होगा बेटा। मम्मी ठीक हो जाएगी, एकदम ठीक। पापा मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है। पापा प्लीज मुझे ले चलो मम्मी के पास। पापा बताओ ना मुझे। सर, बलदेव साहब की पत्नी जानकी बहुत ही बुरी हालत में है। गाड़ी ने बहुत बुरी तरीके से उड़ाया सर। और गाड़ी वाला रुका नहीं? नहीं सर। देखो, बलदेव सस्पेंडेड है लेकिन है हमारे डिपार्टमेंट का, इसलिए इस केस को स्पेशल केस समझो और ढूंढ निकालो उस काले रंग की स्कॉर्पियो को। बिल्कुल सर। रेड अलर्ट जारी करो। उस काले रंग की स्कॉर्पियो पे खून के निशान तो होने ही चाहिए। जी हाँ सर। एक्सीडेंट स्पॉट से सारी जानकारी लो। पान वाले ने गाड़ी देखी है सर? जो भी थे वहां पे उनसे पूरी जानकारी लो। बिल्कुल सर। बलदेव, सुन के बहुत बुरा लगा। अब कैसी है तुम्हारी वाइफ? सर, डॉक्टर कहते हैं कि बहुत क्रिटिकल है। मैं भी अभी तक उसे नहीं मिला। रोते नहीं बेटा, मम्मी ठीक हो जाएगी। मम्मी मरना चाहती थी, भगवान के पास जाना चाहती थी। मेरा जीने का मन ही नहीं करता है। काश भगवान मुझे जल्दी बुला ले। ऐसे मत बोलो मम्मी। साहब, धम से आवाज हुआ। मैंने देखा तो वो औरत यहाँ पर गिरी पड़ी थी। साहब, मैडम शायद रास्ता क्रॉस कर रही थी। वो रोज अपने बच्चे को लेकर आती थी और कभी कभार हमारे यहाँ आकर सब्जियाँ भी लेती थी। गाड़ी के बारे में और क्या याद है? काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी थी साहब। और गाड़ी का नंबर मैंने अपने दिमाग में लॉक कर दिया था, लिख कर रखा हुआ मैंने। ये था। बढ़िया काम किया। देखिए, पेशेंट कोमा में चली गई है, इससे मामला और ज़्यादा बिगड़ गया है। मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता। एक्सक्यूज मी। पापा क्या हुआ मम्मी को? बोलो ना पापा, मम्मी को क्या हुआ? पापा बोलो ना मम्मी को क्या हुआ? पापा आप फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सर, पेट्रोल टीम ने इलाके के आसपास की लगभग सारी काले रंग की स्कॉर्पियो को चेक किया, मगर कुछ खास हाथ नहीं लगाया। लेकिन हाँ सर, पान वाले से गाड़ी का नंबर जरूर पता लगाया। फौरन पता करो कि गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। जी सर। हमें ये गाड़ी और उसका मालिक तो बहुत जल्दी मिल जाएंगे, लेकिन ये केस उतना सीधा नहीं लगता। क्यों सर? हो सकता है कि बलदेव की बीवी जानकी को इस काले रंग की स्कॉर्पियो ने नहीं ठोका हो। सर, पूरी पब्लिक के सामने हुआ है एक्सीडेंट। हो सकता है कि बलदेव की बीवी खुद उस स्कॉर्पियो के सामने आ गई हो। वो अपने बेटे से भी मरने के बारे में बात कर रही थी ना। इन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ थी, राइट? हाँ साहब, रोज का झगड़ा, रोज की टेंशन। पता नहीं था कि बात यहाँ तक आ सकती है। साहब, मैं बलदेव को 15 साल से जानता हूँ। आपके इस पुलिस स्टेशन में आने से पहले जानकी ने उस पर केस ठोका था। कब? कैसा केस? साहब, 6 साल पहले की बात है। सर, मेरे घर में 2 बहनें कुंवारी। पापा पाई जोड़ने की कोशिश कर रहे, लेकिन फिर भी पूरे नहीं पड़ रहे। देखिए सर, फिर से झूठ बोल रही है। देखिए, और नजरें तुम चुरा रहे हो। हम दोनों पुलिस वाले बलदेव झूठ सूंघ लेते हैं। अच्छी बीवी, तंदुरुस्त बच्चा, ढंग की नौकरी, सब कुछ है तुम्हारे पास। अपने हाथों से अपने घर को मत चलाओ बलदेव। और जानकी, इस बार तो तुम्हारी कंप्लेंट मैं दर्ज कर रहा हूं, लेकिन एक्शन नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं तुम दोनों अपनी जिंदगी की शुरुआत एक नए सिरे से करो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। लेकिन बलदेव, दोबारा कंप्लेंट आई तुम्हारी घरवाली से तो तुम अंदर जाओगे, समझे? फिर उसकी बीवी कभी कंप्लेंट करने को नहीं आई सर। सस्पेंड होने के बाद अपना बलदेव काफी ज्यादा पीने लगा था साहब। घर के हालात भी बहुत खस्ता हो गए थे। रोज मारता पीटता था अपनी बीवी को। हाँ, फिर डिप्रेशन में आके जानकी ने जान देने की कोशिश की होगी। तुम सबसे पहले स्कॉर्पियो के मालिक का पता लगाओ। देखो, सुसाइड का भी क्रिमिनल केस बनता है और एक्सीडेंट साइट से भागने का भी। लेकिन पहले जरा बात तो करते हैं इस गाड़ी वाले से। जी सर।
खाओ बेटा। पापा, मैं अपने आप भी रोड क्रॉस कर सकता हूँ, फिर मम्मी क्यों आई मेरे साथ? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा। पापा, आप मम्मी से प्यार नहीं करते ना? तू बहुत छोटा है बेटा इन बातों के लिए, नहीं समझेगा। आप मम्मी को मरने नहीं दोगे ना? नहीं बेटा। 11 जुलाई 2011 को जानकी का एक्सीडेंट हुआ था। 10 दिन तक वो कोमा में रही, क्रिटिकल हालत में। उसका बचना नामुमकिन लग रहा था। मुझे माफ कर दे जानकी। तू नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तू वापस आ जा जानकी। मेरे जीवन में तू नहीं तो कुछ नहीं है जानकी। वापस आ जा। ये क्या कह रहे हो सुदेश? हाँ सर, इस नंबर पर कोई भी स्कॉर्पियो गाड़ी रजिस्टर्ड ही नहीं है। सर, ये नंबर एक ऑल्टो कार का है और ऑल्टो कार किसी दुर्गेश शर्मा के नाम से है और दुर्गेश शर्मा ग्रेटर कैलाश में रहता है। सर ज़रूर कोई आपको गलत फहमी हुई है। मेरे पास सिर्फ एक ही कार है ऑल्टो, और उसका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है सर। 11 जुलाई को कहाँ थे आप? अपने ऑफिस में था, कनॉट प्लेस। इस तरफ द्वारका आए थे क्या किसी काम से? नहीं सर, मैं तो यहाँ कभी आता ही नहीं, ना ऑफिस के काम से और ना ही किसी पर्सनल काम से। ठीक है, आप जाइए। अगर जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा बुलवा लेंगे। ओके, थैंक यू सर। ये क्या माजरा है? स्कॉर्पियो वाला गलत नंबर प्लेट लगा के क्यों घूम रहा था? ये 50 है, बाकी के 25,000 तुझे अगले हफ्ते मिल जाएंगे। बाकी के 50,000 भाई, 1 लाख में सौदा हुआ था। 25,000 आपने एडवांस दिए थे और अभी ये 50,000। हाँ तो बचे कितने? 25 ना? ये फर्जी नंबर प्लेट बनवाने में 25,000 तो मेरी अपनी जेब से खर्च हो गए। अच्छा, 25,000? फर्जी नंबर प्लेट बनवाना बारीकी का काम होता है। दूसरी गाड़ी की नंबर प्लेट चुरानी पड़ी। मैंने कहा था तुझे कि गाड़ी का नंबर चुरा और लगा, जितने का सौदा हुआ है उतने ही मिलेंगे तुझे, समझा? लेकिन आपका काम तो हो गया ना। वो भी तुम पूरा नहीं कर पाए। उस औरत को ऑन द स्पॉट मरना चाहिए था, वो हॉस्पिटल में जिंदा है। आपने कहा था एक्सीडेंट लगना चाहिए, हमने वैसा ही कर दिया राजदीप साहब। मेरे लड़कों ने अच्छा खासा ठोका था उस औरत को। अब एक्सीडेंट के बाद कोई उतर कर तो देखेगा नहीं कि पार्टी मर गई या जिंदा है। तेरे लड़कों को काम आता नहीं है। ऐसे कामों में 19-20 की गुंजाइश तो होती ही होती है। पूरा कट्टा खाली कर दो बंदे के सर में, फिर भी बच सकता है। तकदीर नाम की भी कोई चीज होती है ना। अब बाकी के 25 भी तेरी तकदीर में नहीं रहे, और अगर वो औरत जिंदा बच गई तो मेरी तकदीर को बहुत खतरा है विक्रम। इतने दिनों से कोमा में है, बचना नामुमकिन है, और अगर वो ठीक हो भी गई तो आपको नहीं पहचानेगी। इत्मीनान से दोबारा प्लानिंग कर लेंगे। वैसे इस बार की हमारी प्लानिंग तगड़ी थी ना। ओए बंटी, रेडी रहना। वो औरत किसी भी वक्त आ सकती है, फोन कट मत करना। जी विक्रम भैया। विक्रम, यही है वो औरत। वो बच्चे को एक बार स्कूल छोड़ेगी, दोबारा इसी रोड से वापस आएगी। बंटी, ये जो औरत जा रही है ना, यही है बच्चे के साथ जो रास्ता क्रॉस कर रही है। दिख गई। अभी मत उड़ाना। वो बच्चे को स्कूल छोड़ने के बाद दोबारा इस रास्ते से क्रॉस करेगी, तब तुम अपना काम पूरा करना, समझा? वो बच्चे को स्कूल छोड़कर फिर से रास्ता क्रॉस करेगी, तभी कुछ चल देना। जी विक्रम भैया। अच्छा मम्मा, मैं जाता हूँ, बाय। बेटा बेटा, मम्मी पापा के झगड़ों के बारे में बिल्कुल मत सोचना। हाँ, तुम्हारे पापा और मैं, हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा मम्मी, मैं जाता हूँ, बाय। बाय बेटा।
इंस्पेक्टर। अरे 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 क्या हो गया? सुन विक्रम, दुनिया इधर की उधर हो जाए, इस कांड में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। उसका तो कोई चांस नहीं सर जी, लेकिन एक सीधी सादी औरत को मरवाने की ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी आपको, वो भी एक कांस्टेबल की बीवी को? तुझे सिर्फ पैसों से मतलब है, वो तुझे मिल जाएंगे। देखो बलदेव, मामला थोड़ा पेचीदा है। बताइए डॉक्टर साहब। तुम्हारी सर्विस से जो भी मेडिकल के पैसे बनते हैं वो सब जोड़ने के बाद भी कम पड़ रहा है। तुम्हारी पत्नी का ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चलेगा और महंगा भी। बस जानकी जिंदा रहे डॉक्टर साहब, पैसे आ जाएंगे। देखो बलदेव, मैं तुम्हारी पत्नी के लिए वेलफेयर फंड से कुछ ना कुछ जरूर निकलवाऊंगा, लेकिन तुम्हारे सस्पेंशन ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं कर सकता। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तुम समझ रहे हो ना? जी सर। बलदेव, मैं जान गया हूं कि तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के बीच कुछ टेंशन थी। सर, टेंशन किस घर में नहीं होती। इस हद तक नहीं होती कि पत्नी सुसाइड करने की कोशिश करे। ना सर ना, मैं मानता हूं कि मेरे और जानकी के बीच में काफी झगड़े होते थे और हर बार मेरी ही गलती होती थी, पर जानकी इतनी बड़ी गलती कभी नहीं कर सकती सर। हमारा बेटा उसकी जान है सर, और उसके रहते जानकी सुसाइड का सोच ही नहीं सकती। बलदेव, जिस गाड़ी ने तुम्हारी बीवी को उड़ाया वो हमें अभी तक नहीं मिली है, लेकिन मैं इतना जान गया हूं कि ये एक नॉर्मल हिट एंड रन केस नहीं है। सर, मुझे इस वक्त इतना ही मालूम है कि मेरी जानकी बचनी चाहिए। समझता हूं बलदेव, और इसलिए चाहता हूं कि तुम भी समझो कि इस केस में टाइम लगेगा। समझता हूं सर, जानकी को भी घर आने को टाइम लगेगा। सारा खेल टाइम का ही तो है सर। शुक्रिया राजदीप, चलता हूं। जी सर। सस्पेंडेड कांस्टेबल बलदेव सिंह की पत्नी जानकी 1 महीने तक कोमा में रही और उस दौरान बलदेव सिंह हमेशा उसके पास बैठा रहा, इंतजार करता रहा। पुलिस ने इस केस की फाइल क्लोज नहीं की थी, पर इस केस में कोई हेडवे नहीं मिल रहा था, एक भी सुराग हाथ नहीं लगा था। अब सवाल यह था कि यह अटेम्प्टेड मर्डर क्यों अटेम्प्ट किया गया है? ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर राजदीप का इस फुल प्रूफ प्लान के साथ क्या कनेक्शन है? पुलिस के काम में अक्सर तकदीर भी दस्तक देती है। 1.5 महीने बाद सितंबर 2011 में किसी और केस ने इस केस का पिटारा खोला। सर, ये धीरेन्द्र गबरी कुछ कहना चाहता है। किस बारे में? सर, वो द्वारका में जो दुकान लूटी गई थी ना गहनों की, उसके बारे में। उस लूट में जो बाइक इस्तेमाल हुई थी ना साहब, चोरी की थी साहब। ये खबर है तेरी? साहब, मेरी खबर ये है कि वो चोरी की बाइक को कहाँ छुपाया गया है ये मुझे मालूम है साहब। कहाँ छुपाया गया है? 2 मैकेनिक लड़के हैं साहब, उनके पास है सर। कहाँ मिलेंगे दोनों? सर, आज वो साकिब इलाके में आने वाले हैं साहब। मुझे तो उनके बाइक का नंबर भी मालूम है। सर, ये वही बाइक है। नंबर प्लेट वही है? हाँ सर, धीरेन्द्र गबरी ने जो बोला था वही है सर। DL10 FG 7689। लो सालों को। क्या हुआ भाई? साहब, माकदम साहब,
साहब उस चोरी में हमारा हाथ नहीं था साहब। साहब हम तो उस मॉल के आसपास भी नहीं थे साहब। तो मोटरसाइकिल तुम लोगों को दहेज में मिली थी? साहब वो बाइक कल शाम को हमने एयरपोर्ट के सामने से चुराई थी साहब। साहब वो किसकी बाइक है, किस में इस्तेमाल होती, हमें कुछ नहीं मालूम साहब। साहब हमने तो उस बाइक का नंबर प्लेट बदला था बस साहब। हलक में डंडा डाल दो दोनों के। जो कुछ भी इनके अंदर है ना बाहर उगलवाओ। इन्होंने जितने भी जुर्म किए हैं मुझे सबकी रिपोर्ट चाहिए। सर वो 2 लड़के छोटू और बंटी, उन्होंने काफ़ी कुछ उल्टी कर दी है। कुछ खास? सर अपने बलदेव सिंह की बीवी का जो एक्सीडेंट हुआ है ना, इनका हाथ था उसमें? हाँ सर, वो काले रंग की स्कॉर्पियो ये दोनों ही चला रहे थे। अच्छा, तो तुम दोनों वो स्कॉर्पियो चला रहे थे? जी साहब। और उस पे नंबर प्लेट किसी दूसरी गाड़ी की लगी हुई थी? जी साहब। कौन सा कांड करके भाग रहे थे तुम लोग? कोई कांड करके नहीं सर। हाँ? तो नंबर प्लेट का तुमने टाइम पास के लिए बदली थी? एक औरत को उड़ाना था साहब, सुपारी मिली थी। हेड कांस्टेबल बलदेव सिंह की बीवी जानकी को स्कॉर्पियो के नीचे कुचलकर जान से मारने की सुपारी मिली थी तुम लोगों को? जी साहब। क्यों? साहब सुपारी में कोई क्यों नहीं पूछता, हम तो उस औरत को जानते भी नहीं थे साहब, बस हमें पैसे मिले और हमने उस पर गाड़ी चढ़ा दी। बोल, कांस्टेबल बलदेव के साथ क्या दुश्मनी थी तेरी? मैं तो उस कांस्टेबल को पहचानता तक नहीं, और ना ही उस औरत को। समझा। तो तूने इन दोनों को सुपारी दी? हाँ हाँ साहब। और तुझे सुपारी किसने दी विक्रम? सर कोई है। कौन? मेरा पहचान वाला है। साहब जी मुझे क्यों लेके जा रहे हो? अब बताते हैं अभी, चलो। मेरा कसूर क्या है? साहब जी लेकिन मैंने किया क्या बताओगे? क्या रिश्ता है तेरा बलदेव की पत्नी के साथ? देख अभी टाइम दे रहा हूं, बोल दे। बलदेव की बीवी के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं था। फिर तूने उसकी सुपारी क्यों दी? एक्सीडेंट के समय तू ही मौजूद था, तूने ही उसको पहचाना, ऑर्डर दिए और फिर खड़ा तमाशा देखता रहा। क्यों? मम्मी आज मेरा क्लास में 7th रैंक आया है। मेरी टीचर ने मुझे वेरी गुड कहा है। अब से मैं आपको तंग भी नहीं करूँगा और अपने आप से पढ़ूंगा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसी हैं? ऊपर वाले की दुआ है सर। जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। जी। सुदेश। जी सर। जाओ जरा बच्चे को कैंटीन में आइसक्रीम खिला के लाओ। जी साहब। आओ बेटा, आइसक्रीम खाने चलते हैं। आ जाओ। बलदेव तुमने सही कहा था, तुम्हारी वाइफ सुसाइड अटेम्प्ट नहीं कर सकती। जी सर, ये अलग ही मिट्टी की बनी है। हाँ लेकिन ये नॉर्मल एक्सीडेंट केस भी नहीं है बलदेव। मैं समझा नहीं सर। हमें भी समझने में जरा टाइम लग गया बलदेव। आओ थाने चलो मेरे साथ। आखिरकार जानकी के हिट एंड रन एक्सीडेंट केस की असलियत सामने आई। एक ऐसे षड्यंत्र पर रोशनी पड़ी जिसमें शामिल सभी गुनहगारों को पूरा विश्वास था कि उनका नाम कभी सामने नहीं आएगा। ग्यारह साल में एक दिन सुकून का नहीं बीता। पता नहीं यार मेरे बापू ने कहां से ऐसी सड़ी अलोरे मेरे मत्थे मार दी। जान ले लेती है यार, हर दिन खून चूस लेती है मेरा, और हर दिन मेरा दिल करता है कि वो मर जाए, कुछ हो जाए उसे, जलवल जाए, गाड़ी के नीचे आ जाए, पर मेरी जिंदगी से जाए साली। राजदीप, उस तरफ से एक गाड़ी आ रही है फुल स्पीड, और इस तरफ मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ मेरी पत्नी धड़ा सर कुचल कर निकल जाती है गाड़ी, उसका कचुम्बर बना देती है। साहब मुझे लगता है आज आपको कुछ ज्यादा ही हो गई है, तभी आप ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। नहीं यार, ये सपना तो मैं हर रोज देखता हूँ। एक बार ये मेरा सपना सच हो जाए तो सुकून की नींद सो जाऊंगा। अरे बलदेव साहब, 2 घूंट और मार लीजिए, चैन की नींद आ जाएगी आपको। नहीं, पहले मेरा सपना सच होगा, बाद में ही घूंट मारूंगा।
हम दोनों मिलके मारेंगे। बोल, मेरी मदद करेगा ना? ये क्या कह रहे हैं आप साहब? पिछले 16 साल से तेरी मदद करते आया हूँ राजदीप, और बड़ी नोटें छापी है तूने मेरी मेहरबानी से। मैंने भी आज तक आपके किसी भी काम को ना नहीं बोला है। तो अब भी मत करना। एक बारी मेरा सस्पेंशन हट जाए तो फिर से तेरे काम का आदमी बन जाऊंगा। मेरी पत्नी जानकी का एक्सीडेंट करवा दे। इतना मत सोच, आए दिन तेरी ट्रकों का एक्सीडेंट हुआ करता है। हाँ लेकिन साहब, अगर मेरा ट्रक इसमें इन्वॉल्व हुआ तो बवाल हो जाएगा। तो किसी और की गाड़ी इस्तेमाल कर, कुछ ऐसा कर कि जिसमें उसका नाम ना आए, तेरा भी नाम ना आए और ना ही मेरा। विक्रम, मेरे लिए कर दे यार। कर तो मैं दूंगा, लेकिन खर्चा तगड़ा होगा। जितना खर्चा लगेगा ना मैं करूंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस पूरे कांड में मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। बस एक एक्सीडेंट तो करना है, नकली नंबर प्लेट लगाओ, उड़ाओ और उड़ जाओ वहां से। कभी किसी को भनक नहीं होगी। लेकिन पकड़े गए तो? पकड़े गए तो क्या, बेल हो जाएगी। हमें पैसे कितने मिलेंगे? पैसे अच्छे मिलेंगे, लेकिन काम भी अच्छा होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा, किसी का नाम नहीं, किसी पर उंगली नहीं, और मुझ पर तो कभी नहीं। मंजूर है? बेटा अपने पापा से कहो कि मुझे कितनी भी गालियां दें या मारे पीटे, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं उनके लिए खाना नहीं बनाऊं। चल। हाँ साहब। हाँ, वो निकल चुकी है घर से, बस किसी भी वक्त पहुंचती होगी। वो पहचानते तो हो ना ठीक से? बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। काम संभल के करियो, किसी का नाम ना आने पाए। बहुत ज्यादा नफरत करता था मैं उससे सर। एक बात अटक गई थी दिमाग में कि वो गई तो मैं सुखी। मैं गलत था सर। जब मैंने उसे अस्पताल में देखा तो मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। दरअसल मुझे उसकी जरूरत है सर। मेरे बेटे को उसकी जरूरत है। उसके बगैर बिल्कुल काले काले लगता है सर। मैं नहीं चाहता कि वो मरे। मैं उसे किसी भी हालत में बचाना चाहता हूं। बच तो वो गई है बलदेव, शायद उसके बेटे के प्यार ने उसे जिंदा रखा। उस प्यार में थोड़ा हिस्सा तेरा भी था, लेकिन तू उस प्यार का हकदार नहीं है। तो कितना गिरा हुआ आदमी है बलदेव। घिन आती है सोच के कि तू कभी हमारे डिपार्टमेंट में हुआ करता था। अरे अपनी परेशानियां मिटाने के लिए किसी की जिंदगी मिटाने से किसी का भला हुआ है क्या? हाँ, तू तो इन सच्चाइयों को जानता है, फिर भी तूने ऐसा षड्यंत्र रचा। एक वक्त था जब तू खूनियों को पकड़ने वाली टीम में हुआ करता था, और आज तू खुद रंगे हाथों पकड़ा गया है। जिंदगी और कानून किसी को नहीं बख्शते। निबंध का शीर्षक है मेरा परिवार। मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरे पापा हैं और मेरी मम्मी है। हम तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पापा और मम्मी दोनों मिलकर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं भी अपनी मम्मी और पापा की मदद करता हूँ। जानकी की तबीयत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। पूरे आसार हैं कि वो अच्छी रिकवरी कर पाएगी। बलदेव और जानकी का छोटा सा लड़का रवि इस बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई से वाकिफ है कि उसके पिता ने ही उसकी मां की हत्या करवाने की कोशिश की, पर जानकी अब तक इस बात से अनजान है। नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल दस्तक में मुंबई से आप सबका स्वागत करता हूं।
आशावरी, धक्का दो। तुम कर सकती हो। और थोड़ा सा, और थोड़ा सा, और थोड़ा सा। मुबारक हो, लड़की हुई है। देवा हो देवा, लक्ष्मी आई है घर पे। लेकिन एक बात है। क्या बात है डॉक्टर? बच्ची की टांगों में शायद प्रॉब्लम है। देखिए, घबराने की बात नहीं है। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा, पर हाँ, मेरी एक सलाह है कि आप जल्दी इसे किसी पेडिट्रिशियन को दिखाइए। वो क्या होता है? मतलब बच्चों का डॉक्टर। आप चाहे तो मैं आज ही आपकी अपॉइंटमेंट करवा देती हूँ। घबराने की बात नहीं है। अगर कोई मुश्किल है तो उसका हल भी है। जी। अब बेटा कुछ हल्का हल्का महसूस हो रहा है? देखिए दशरथ जी और आशावरी जी, कि इतने सालों में रत्ती भर का भी फर्क नहीं हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब, जब ये चलना शुरू करेगी तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा ना। अनीता 4 साल की हो गई है, वो अब तक चली नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि वो आगे चल पाएगी। देखिए, आप दोनों को बड़ी हिम्मत से काम लेना होगा। एक विकलांग बच्चा पैदा होता है, इलाज की कोई गुंजाइश नहीं। इसे कुदरत की मर्जी मानकर समझौता किया जाता है। लेकिन प्रकृति इतनी भी निर्दयी नहीं है। वो दस्तक देती है कि अपंग बच्चा चल नहीं सकता, लेकिन जिंदगी चला जरूर सकता है। बस आवश्यकता है तो आत्मविश्वास की और माता पिता के प्यार की। इस केस में अनीता की टांगें नाकाम जरूर थी, लेकिन उसकी दिमागी हालत काफी तेज थी। उसे अपने माता पिता के दुख और चिंता का गहरा आभास था। जब तक अनीता 16 साल की हुई, उसकी 2 बहनें और हो चुकी थी और दोनों नॉर्मल थी। वैसे अनीता भी नॉर्मल जिंदगी बसर कर सकती थी, लेकिन शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। अक्टूबर 2011, कर्जत, महाराष्ट्र। एक मिनट बेटा, 1 मिनट, साइकिल तो खड़ी कर ले। ये लो, ये तुम पकड़ो और ये तुम पकड़ो, ये तुम पकड़ो। आ गए तेरे बापू? हो आए। जा, 1 गिलास पानी दिया बापू को। बाबा, पानी। तो क्यों पानी लेके आती है? कितनी बार कहा है कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। ए अनीता की माँ, तेरे दिमाग को लकवा मार गया है क्या? अरे ये ठीक से चल भी नहीं पाती है और इससे घर का काम करवाती रहती है। अब बंद करिए रोज रोज का नाटक, समझी? ताई, अब तुम मारो। हाँ। यार दशरथ, भगवान की इच्छा थी, वो तुम्हारे गले डाल दिया। वैसे तू क्या कर सकता है? मैं क्या कर सकता हूँ? और अगर कुछ करना भी चाहूँ तो फिर पता नहीं कि करना क्या है। कोई लड़का देखा है? हाँ,
रायगढ़ वाले हैं ना, हाँ, उसका लड़का भी अपनी अनीता की तरह है। अरे तब तो बहुत बढ़िया है, दोनों एक दूसरे को संभाल लेंगे। हाँ संभाल लेंगे, लेकिन उसके माँ बाप को कौन संभालेगा? क्या हुआ? अरे इतना बड़ा मुंह फाड़ रहे हैं, 30,000 रुपये मांग रहे हैं। 30,000 रुपये? और वो भी एक अपंग लड़के के लिए? वही तो, अगर 30,000 रुपये खर्च भी कर देते तो उसके बाद 2 लड़कियां और, उनके लिए मैं क्या बचाऊंगा? यार ज्ञान्या, इस अनीता का कुछ हो नहीं सकता क्या? उसकी खुद की जिंदगी तो है नहीं, 2 पैसे की भी, और हमें कंगाल बना के छोड़ेगी। दशरथ हिम्मत रख, हिम्मत, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। यार जो होना है एक बार में हो जाए, आर या पार। करजत मुंबई से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है, और यहां आज के जमाने में 2011 में एक बाप अपनी अपंग बेटी को बोझ समझ रहा है। उसे उस लड़की के लिए कोई भी उम्मीद नहीं दिखाई देती। वो किसी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के बारे में भी नहीं जानता, वो किसी सरकारी स्कीम के बारे में भी नहीं जानता, वो कुछ भी नहीं जानता सिवाय इसके कि वो कुछ नहीं कर सकता। निरक्षरता, निराशा, नाराजगी, मुंबई से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर। मुंबई भारत की इकोनॉमी की रीढ़, मुंबई करोड़ों लोगों के सपनों की नगरी, एक ऐसा शहर जहां पर पैसा मजहब है, पैसा ही जुबान है और पैसा ही पहचान है। यहां कमाने पर कोई रोक नहीं, खर्चे पर कोई टोक नहीं। दुनिया भर में हो रही तरक्की का हर कदम मुंबई पर जरूर पड़ता है। दरअसल ये पूरा शहर एक शॉपिंग मॉल है जहां पर सब कुछ मिलता है, सब कुछ बिकता है, सब कुछ। एक रैकेट की खबर है एलेक्सा। एयरपोर्ट और रेल स्टेशन, इन दोनों जगहों पर ये रैकेट फैला हुआ है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन, मतलब ये दोनों इनके पिकअप पॉइंट्स हैं। बिल्कुल एलेक्सा। अंधेरी में एयरपोर्ट के पास 2-4 होटल्स हैं। एयरपोर्ट से उठाते हैं, सीधे होटल ले जाते हैं। होटल्स कौन से हैं, कुछ पता चला? एक ऑटो वाले का पीछा किया था मैंने, उसने कस्टमर को 3 होटल्स बताए। मैंने वो होटल्स के नाम नोट किए हैं। खबर तो पक्की है ना? गलत हुई ना, खबरीगिरी छोड़ दो सर। सर वो एलेक्स आया है, एनजीओ वाला बंदा। एलेक्स? जी सर। हाँ भेजो उसको अंदर। खबर झूठी हुई तो मुझे कई जवाब देने पड़ेंगे। सर मेरा सबसे खास खबरी 10 दिनों से इस गिरोह का पीछा कर रहा है। इतनी बड़ी रेड करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है एलेक्स। सर लेकिन खबर मिली है कि छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये रेड छोटी मोटी हो ही नहीं सकती है सर। एलेक्स के पास खबर है कि दोनों एयरपोर्ट्स और तीनों रेलवे स्टेशन में पिकअप पॉइंट्स हैं। सर सिर्फ एयरपोर्ट पर फोकस करेंगे, तभी उन्हें रेड हैंडेड पकड़ सकते हैं। हमें मेजर खबर उसी सेक्टर की मिली है। एयरपोर्ट से निकलने वाला हर मेल पैसेंजर पहले ऑटो रिक्शा पकड़ता है और तब उन्हें होटल के साथ साथ स्पेशल सर्विस भी ऑफर किया जाता है। होटल्स के बारे में कोई खबर सर? मेरे आदमी ने 1-2 नाम दिए तो हैं, पर उन पर ब्लाइंड रेड करना मुनासिब नहीं होगा।
ऑटो रिक्शा वाला जहाँ लेकर जाएगा वही टारगेट होगा। हम आज रात ही ऑपरेशन रेस्क्यू लॉन्च करेंगे और प्रकाश तुम कस्टमर बन के जाओगे। यस सर, और हमारी टीम ऑटो का पीछा करेगी सर। सारी टीम्स तुम्हारे इशारे का इंतजार करेंगी और जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा एक टीम रेड करेगी और बाकी की टीम बाहर फुल अलर्ट पर होगी सर। मैं चाहता हूँ कि इस ऑपरेशन में सिर्फ तुम 4 लोग इन्वॉल्व होने चाहिए और अगर किसी और की ज़रूरत पड़े तो लास्ट मोमेंट पे तुम्हारा सिग्नल मिलने के बाद लोकल पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर देना। समझ गया सर। मुंबई में सब कुछ बिकता है, लेकिन सोने चांदी से रोशन इस शहर में कुछ ऐसे अंधेरे इलाके भी हैं जहां लोग अपना ईमान, अपनी इंसानियत बेचकर छोटे बच्चों से जिस्म का सौदा करवाते हैं। जी हाँ, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के केसेस मुंबई में बढ़ते जा रहे हैं। कई एनजीओज इन बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। इस घिनौने जुर्म से लड़ने के लिए मुंबई पुलिस की एक स्पेशल सोशल सर्विस ब्रांच भी है। नवंबर 2011 में इस स्पेशल ब्रांच ने एक ऑपरेशन माउंट किया। मुंबई के कुछ होटलों में प्रोस्टिट्यूशन रैकेट की पक्की खबर थी और इस रेड ने रोशनी डाली कि अंधेरी के अंधेरे में वहशत राज कर रही थी। मैं अपना मोबाइल तुम्हारे नंबर पर डायल करके रखूंगा, तो रिकॉर्डिंग तुम्हारे और मेरे दोनों के सेल पर होगी, ठीक है? यस सर। और सर ये रहा पेन कैमरा। होटल के अंदर पहुंचते ही मैं अपने सेल नंबर 2 से रूम नंबर एसएमएस करूंगा तुम सब लोगों के सेल नंबर 2 पर। सर मैं और गौतम भी होटल के बाहर रहेंगे। ठीक है। और सर मैं रिसेप्शन तक चल के जाऊंगा, कोई रूम बुक करूंगा वहाँ, लेकिन थोड़ा स्लो मोशन में सर। सब कुछ बहुत टाइट होना चाहिए सब। और अगर किसी के भी फोन का नेटवर्क फेल हुआ तो सबको पता है ना कि लोकल टीम को कब अलर्ट करना है। यस सर। लेट्स गो। रिक्शा वाला मिला? हाँ सर। चलो ना हवलदार साहब। एक रिक्शा निकला है, वो वेटिंग में तीसरा है सर। हाँ ठीक है, दिख गया, पकड़ता हूँ। चलना, आगे निकालना। चलेगा भाई, लाइन तोड़ के। कहाँ जाना साहब? फ्लाइट मिस हो गई है, 4-5 घंटे काटने हैं। कोई होटल शोटल? अरे आगे कुछ मत पूछिए साहब, आपके लिए एकदम परफेक्ट होटल है। बैठिए साहब, बैठिए। चल चल चल, फॉलो कर इसको जल्दी। वैसे कौन सी फ्लाइट मिस हुई साहब? एमिरेट्स, दुबई की फ्लाइट, कनेक्टिंग फ्लाइट मिस हो गई। फॉरेन जा रहे हैं? आउट ऑफ इंडिया? साहब 4-5 घंटे हैं आपके पास। कुछ टाइम पास चाहिए। टाइम पास मतलब? एंजॉय साहब, एंजॉय। लड़की वड़की? अच्छा, किस टाइप की लड़की? साहब जो बोलो वो, इधर अपन की पूरी सेटिंग है। अरे नहीं यार, रहने दो, फालतू का रिस्क है ये। अरे कोई रिस्क नहीं ना साहब, अरे एकदम टॉप का होटल है, पार्सल सीधे रूम में पहुंच जाएगा फटाफट। अरे साहब जी भर के मस्ती करो आप, फिर आराम से फ्लाइट पकड़ो और छू। अरे नहीं यार, होटल वालों को पता चल जाएगा, फालतू का पखेड़ा, मेरी दूसरी फ्लाइट भी मिस हो जाएगी। अरे साहब होटल वालों का ही तो बिजनेस है ये। अरे आप हाँ तो बोलो। कितना लगेगा? साहब वो पार्सल ग्रेड में अपन नहीं पड़ता, वो आप जाने और होटल वाले जाने। अपन का चार्ज है 1000 रुपये, आपको उधर पहुंचाने का सारा सेटिंग करेंगे साहब। अरे साहब अब इतना भी क्या सोचना ना, देखो साहब अपने को जल्दी है ना, और भी कस्म उठाने हैं। ठीक है, ले चलो। दो मिनट साहब, जरा सेटिंग करके आता हूँ।
सो हाँ माने, तुम लोग ट्रैक पर हो ना? होटल आकाश रेजिडेंसी के बाहर ही हो ना? यस सर, हम लोग बिल्कुल एकदम आपके पीछे पार्कड हैं, होटल आकाश रेजिडेंसी। और कैसा है? ठीक हूँ, मस्त जेंटलमैन है। अरे दुबई जा रहा है, नोट भी कम नहीं होंगे उसके पास। लड़की कैसे चाहिए उसे? अब ये तो पूछा नहीं, वैसे भी ये आपका डिपार्टमेंट है। अबे सब सेफ तो है ना? अरे भाई आज तो कोई फालतू गड़बड़ लेके आएगा इधर, देखोगे तो समझ जाओगे। अरे मक्खन है मक्खन। ठीक है, जा लेके आओ उस मक्खन। अरे साहब एक पति कम है। एयरपोर्ट से यहाँ तक का 50 रुपए से भी नीचे होता है, 450 एक्स्ट्रा दिया है। अरे साहब मजाक मत करो। अरे आपने मेरे रेट को हाँ बोला था ना, तब तो आपको इधर लेके आया। अब काहे को मत साहब। अरे पहले लड़की तो देखो। जरूरत नहीं पड़ेगी साहब, इधर आलतू फालतू लोग नहीं है। अरे सब A1 आइटम लोग हैं। अरे सब फटफट इंग्लिश बोलने वाली है। ऐसा? हाँ चलो ठीक है, देखता हूँ क्या A1 आइटम है। ठीक है साहब। आप रूम में फ्रेश हो जाइए, तब तक वो आ जाएगी। कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट। थैंक्स। सब कुछ सेफ है ना? देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, प्लीज़। टेंशन मत लीजिए, हमारा रोज़ का है और हमारी हर जगह सेटिंग भी है। आप AC ऑन कीजिए और मस्त एंजॉय कीजिए। ड्रिंक्स, खाना वाना जो भी चाहिए सब टॉप का आ जाएगा। ठीक है, थैंक्स। हाँ गोमती, एक सीधा बंदा है। अच्छा क्या माल है तेरे पास? अब भी के अब भी मेरे पास 3 फुल साइज है और 1 हाफ साइज है। अरे नहीं 2 हाफ साइज थी, वो अभी थोड़ी देर पहले कस्टमर के पास बैठे लिए। अच्छा एक काम कर, तू खुद आकर बात कर ले इससे। अच्छा चल मैं आती हूँ। ए यूनुस, पार्सल टेम्पो में डाल, चल। रूम नंबर 205। बुड्ढा है क्या? और पिए ना? अरे तू कब से कस्टमर के उम्र और तबीयत की चिंता करने लगी? सलाम सेठ। सलाम। तुम कौन हो? डरते क्यों सेठ? जो भी है पुलिस वाले नहीं है। ओह ओके। वो कहाँ है? वो भी आ जाएगी साहब, इतनी उतावली क्यों मचा रहे हो? सब कुछ आप ही के लिए तो है। मगर वो साथ क्यों नहीं आई? अरे साहब पहले आपकी पसंद नापसंद तो देखने दीजिए, लेन देन की बातें कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। साहब हर एज की हर टाइप की लेडीज अपने पास है, आपको कैसी चाहिए? कोई भी अच्छी सी। अच्छी लड़की तो साहब कच्ची होती है। कच्ची मतलब? यंग, छोटी, हाफ साइज। अरे जैसा फिल्मों में बोलते हैं ना साहब, कच्ची कली, एकदम फ्रेश। बस एक दो बार बैठियो कि कहीं किसी के साथ। रेट क्या होगा? ज्यादा 20। 20? 20,000 रुपीज, डॉलर्स नहीं। पागल हो गए हो क्या? 20? पागल तो आप हो जाएंगे साहब, लवंगी मिर्च है। अरे क्या सोच रहे साहब? चलो टाइम खोटी नहीं करते हैं, 15,000 में डन कर देते हैं। हाँ 3 घंटा बैठेगी लड़की आपके पास। चल। हाँ 15। हाँ लाइए, पूरा एडवांस लेती हूँ पहले, बाद में झिक नहीं, रूल है अपना। जी बस 5 मिनट में लड़की आ जाएगी, फिर जो मन करे सो नाम दो, जो दिल करे सो वो काम लो। चल रहे।
लोकल टीम अलर्ट कर दो। MID से फ़ोन लगा। ये घूमती सब साफ साफ क्यों नहीं बोला उसको? बोलने जैसा क्या है, तू चुप रह। अरे बाद में पार्सल देख करके बवाल खड़ा किया तो। लड़की बिस्तर गर्म करने के लिए चाहिए होती है, हिमालय चढ़ने के लिए नहीं। हाँ फिर ये बात भी सही है। कहाँ पे? अंधेरी इमरजेंसी सिग्नल के पास। अरे तो कितने सारे होटल है वहाँ, नाम तो बोलो। सर होटल का नाम हमारे प्रकाश सर को मालूम है। आप थोड़ा ताबड़तोड़ अपनी टीम लेकर के बस यहाँ पहुँच जाइए। ठीक है, मैं PI साहब को अभी बोलता हूँ। थोड़ा फटाफट साहब, गर्म मामला है। सर रेट तो फिक्स है, सभी में AC या डबल बेड है, इन सभी का 4,500। ए सलील, रूम सर्विस वाले को भेजना, थोड़ा सा सामान उठाना है। अच्छा ठीक है। राकेश। अच्छा भाई सॉरी, 4,500 मेरे बजट में नहीं है, मैं कहीं और देखता हूँ। ओए चपड़ चपड़, जा ले आओ इसको। बाबा पानी। $205 में ले आना, संभाल के। ये क्या हो रहा है? अरे टेंशन क्यों लेते हो साहब, चलो। क्या है ना साहब, इसकी टांगों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है बस, बाकी सब टिप टॉप है। आप एक बार बैठ के तो देखिए। सुन चिकनी साहब, दिन बोले तो दिन, रात बोले तो रात, हाँ सब खुश होना चाहिए। जी सर। तुम कहाँ की रहने वाली हो? क्या साहब, क्या सवाल पूछ रहे हो? रिश्ता करना है क्या? अब आप बस सुहागरात मनाइए। चल। एक मिनट। अरे कोई हिलेगा नहीं। ये क्या है ये? अब सुहाग रात नहीं, सीधे 13वीं मनाएंगे तुम सबकी। रजिस्टर चेक कर लीजिए। मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर। रजिस्टर रुकिए, रजिस्टर आप रजिस्टर समझ। हेलो, इसको ले जाओ। चल बेटा। साहब देखिए ना साहब, थोड़ी मांडवली कर लेते हैं ना। मांडवली जरूर करेंगे मांडवली, लेकिन यहाँ नहीं, पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन नहीं साहब, आप लोग जो बोलेंगे वो मैं करूंगी, जिसके साथ भी, जो भी, लेकिन पुलिस स्टेशन नहीं साहब। अरे तुम क्यों रो रही हो? हम तुमको ही तो बचाने यहाँ पर आए हैं। पुलिस नहीं साहब। अरे हम ही पुलिस वाले हैं, और तुम्हारे साथ जो जो जबरदस्ती इन लोगों ने की है ना, उसका पूरा हिसाब लेंगे। नहीं साहब, रत्ती भर जबरदस्ती नहीं की है, पूछ लीजिए। जो भी कर रही है अपने दिल से कर रही है। लड़की बोलना सच। हाँ सर, दीदी सच बोल रही है, ये मेरा काम है, कोई जबरदस्ती नहीं है। होटल का स्टाफ, मैनेजर, रिक्शा वाला, दलाल, मैडम, बाकी की लड़कियां, सबको गिरफ्तार किया गया, लेकिन अनीता को गिरफ्तार नहीं किया गया। बस उसे प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया गया क्योंकि वो एक माइनर थी। पुलिस इस बात से बहुत हैरान थी क्योंकि अनीता बार बार ये कह रही थी
कि वो अपनी मर्जी से प्रोस्टिट्यूशन में है। अब सवाल यह था कि करजत के गांव में अपनी बहनों के साथ खेलने वाली मासूम अनीता यहां के विकृति के दलदल तक कैसे पहुंच गई। साहब मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जेल में मत डालिए साहब। नहीं अनीता, तुम्हें जेल में नहीं डाला जा रहा है, तुम्हें करेक्शन सेंटर भेजा जा रहा है। वो क्या होता है साहब? अनीता, वो एक ऐसी जगह है जहाँ तुम्हारी ठीक से देखभाल की जाएगी। तुम्हें वो बुरे दिन दोबारा नहीं देखने पड़ेंगे अनीता। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हें ज़बरदस्ती उठवाया गया या कुछ खिला पिला कर लाया गया? नहीं साहब, किसी ने उठाया नहीं था और किसी ने कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं था। कुछ नहीं, बस ये बात मेरे माँ बाप को मत बताना, कभी मत बताना। अनीता, लेकिन तुम्हारे माँ बाप तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। कुठे चालीस ग ताई? पता नहीं, बस जा रही हूँ कहीं। जाओ ना कस ग ताई। हाँ ताई, आप मत जाओ, हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। चुप रहो तुम दोनों, तुम लोग मुझे कभी परेशान नहीं करते। वो बस मैंने ही परेशान किया है आई और बाबा को। तुम दोनों समझ जाओगे किसी दिन। सुनो जी, मैं फिर कह रही हूँ, ऐसे मत भेजो मेरी अनीता को। अरे वो चल नहीं सकती तो क्या हुआ? आखिर खून है हमारा। हाँ, हमारा खून है, खून चूस चूस कर ही बड़ी हुई है हमारा, और आने वाले सालों में सारा खून उसके अंदर होगा हमारा। अब सबके सामने यहाँ नौटंकी मत करो, समझी? ए वहीनी, समझो कि लड़की के भाग खुल गए। ये बंटी है ना, बंटी, ऐसे कई लड़कियों की शादी उसने उत्तर प्रदेश में करवाई है। हाँ, और एक बार जिसको वचन दे देता है ना, पलट कर मुंह करता नहीं है। देखना, हमारी बेटी वहां पर राज करेगी। दशरथ, अब मेरी जिम्मेदारी, टेंशन नहीं, समझे? और फोन वोन भी नहीं, टाइम आएगा खुशखबरी दे दूंगा। वहाँ से तुम यूपी तो गई नहीं होगी? नहीं सर, वहाँ से मुझे कोई मीरा रोड नाम की जगह लेके गए और वहाँ मुझे गोमती दीदी मिली। अरे उसके पैरों में बांधा है, तेरे आंखों में तो नहीं। क्या करूंगी इसका? सर्कस खोला है मैंने। अरे दीदी, अलग अलग लोगों को अलग अलग खाना पसंद है कि नहीं? अच्छा, और कस्टमर कौन ढूंढ के लाएगा उसके लिए? तेरा बाप, मेरा बाप या इसका बाप? साला हर बार पार्सल करने में कितना त्रास होगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे दीदी, डिस्काउंट देता हूँ ना इसके लिए। मेरे को 20 की पड़ी, आप 25 दे दो। 25 साल से मैं इस धंधे में हूँ। इस टूटे खिलौने के 5000 से ऊपर नहीं दूंगी मैं। बच्चे की जान लोगी क्या दीदी? 10 की तो मेरी खरीद है। अभी बोल रहा था 20, अब बोल रहा है 10। फोकट में मिलियन तेरे को? हाँ, धंधे की कसम 10। तो 11 ले ले, वरना वापस ले जा। नहीं रे दीदी, समझाना यार क्या। पूनम, अच्छे से खाना खा। क्या है, दुबली होती जा रही है दिन ब दिन। दीदी, हाँ, क्या 11 क्या बोल रही है? 1000 रुपए तो उस साले टैक्सी वाले को दिया, करजत से इधर तक का। एक काम करना, 13 दे दे। 12.5 से ऊपर एक पैसा नहीं दूंगी, यूनुस। और बेटा, खाना पसंद आया? अच्छे से खाना। हाँ, अनीता, आज से गोमती दीदी ही तुम्हारी सब कुछ है। मस्त ख्याल रखेंगे तुम्हारा, उनको कभी नाराज मत करना, जो बोले वो करना। दादा, ये दीदी मेरी शादी कराएंगी? देखो, तुम्हारी शादी नहीं होने वाली। इसका क्या मतलब है दादा? देखो, तुम छोटी बच्ची तो हो नहीं। एक बात समझो, तुमसे शादी कोई नहीं करेगा। तो फिर हम इधर क्यों आए हैं? तुम्हारी लाइफ बनाने। ये जो गोमती दीदी है ना, ये सारे बच्चों को काम पे लगाती है, अच्छे पैसे भी मिलते हैं। तुम अब किसी पर भी बोझ नहीं, ना तो तेरे बाप पर
ना अपने आप पर। काम कर, पैसे कमा और मस्त रह। कैसा काम दादा? जो भी हो, जैसा भी हो, तुम्हारे बाप के सिर से तुम्हारी शादी का बोझ तो हटा। फिर तेरी बहनों की भी तो शादी होगी। बस बस, इससे आगे कुछ मत सोच। अच्छा, मैं भी चलता हूँ, बीच बीच में आता हूँ। एक दो दिन में ही मुझे गोमती दीदी ने बता दिया कि मुझे क्या काम करना पड़ेगा। पहले बुरा लगा, डर भी लगा, लेकिन फिर बंटी दादा की बात याद आई कि मेरी बहनों की शादी होगी, मैं माँ बाप पे बोझ नहीं होंगी। तुम्हारे पिताजी ने पैसे लिए तुम्हें उस बंटी के साथ भेजने के लिए? ऐसे मैंने सुना तो था। जब तुम पहली बार कस्टमर के पास गई थी, गोमती ने ज़बरदस्ती की थी तुम्हारे साथ या फिर कस्टमर ने? नहीं नहीं सर, गोमती दीदी ने तो मुझे पहले से ही बता दिया था कि क्या काम करना पड़ेगा, और मैंने वो किया। और वो बुरी औरत नहीं है सर। क्यों नहीं है? गोमती दीदी मुझे बोझ नहीं समझती, पनौती नहीं कहती, मुझे बराबर का समझती है। इसे स्टॉकहोम सिंड्रोम बोलते हैं सर। इसमें पीड़ित एक ऐसे शौक में चला जाता है जहां उसे अपने सारे जुल्म सही लगते हैं, यहाँ तक कि अपनी जुल्मी की सोच के साथ आइडेंटिफाई भी करने लगता है। कभी कभी तो उसे पूछने भी लगता है सर। इस लड़की को कभी किसी ने इंसान नहीं समझा। इसके बाप ने भी हमेशा इसे बोझ माना है। करेक्ट सर। और इसीलिए वो इस गोमती मैडम में एक फादर फिगर खोजने लगी। इस लड़की के बाप को तुरंत हाजिर करो। प्रकाश। यस सर। मुझे लगता है कि काउंसलिंग के बाद इसकी सोच बदल सकती है। बिल्कुल सर। प्यार और भरोसा इसके कॉन्फिडेंस को उठाएगा, जो इस वक्त काफ़ी वीक है सर। अनीता, तुम चल भले ही नहीं सकती, पर सोच तो सकती हो। अनीता, तुम्हारा दिमाग काफ़ी तेज़ है, हाथ फर्स्ट क्लास है, तुम काफ़ी कुछ कर सकती हो। जैसे कि हाथों से किया जाने वाला काम सीख सकती हो। ऐसे कई सारे हुनर हैं जो तुम्हें वहाँ सिखाए जाएंगे। जेल में ना? आप मुझे जेल भेज रहे हो ना? नहीं नहीं अनीता, तुम्हें तो जुवेनाइल कोर्ट आज़ाद कर चुका है। मैं ट्रेनिंग सेंटर की बात कर रहा हूँ। जो भी हो सर, मुझे वापस मेरे माँ बाप के यहाँ नहीं जाना। क्यों अनीता? बल्कि वो तो कल तुम्हें लेने आ रहे हैं। वो सर, वो मुझे बोझ समझते हैं। उनके सामने मुझे भी लगता है कि मैं बोझ हूँ, बेकार हूँ। आज के बाद नहीं अनीता। ये देखो, आज के बाद तुम्हें कभी किसी कंधे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम कभी किसी पर बोझ नहीं बनोगी अनीता। तुम एक नया हुनर सीखोगी, खुद पैसे कमाओगी, इज्जत कमाओगी, सर उठाकर जियोगी। दशरथ, तुमने 10,000 रुपयों के लिए अपनी बेटी को भेड़ियों के हाथों बेच दिया। 10,000 दे रहे हैं? हाँ। लेकिन अब तक तो सब हमसे दहेज मांगते थे। तो ज्ञान्या कह रहा था कि यूपी के गांव है, लड़कियां वहाँ बहुत कम हैं, उनको कोई भी चलती। ये अपनी अनीता भी चलेगी, इसलिए वो शगुन के तौर पर एक रकम देते हैं लड़की वालों को। यार, जो होना है एक बार में हो जाए, आर या पार। सुन दशरथ, वो एक बंटी है यूपी का। वो इस तरह की कई लड़कियों की शादी वहां जाके करवा चुका है। अरे कईयों का घर बसा चुका है वहां पर वो। लेकिन अपनी अनीता तो, अरे वो हर किस्म के लड़कियों के लिए लड़का ढूंढता है, और तो और वो लड़की के माता पिता को पैसे भी देता है। ये क्या बात हुई? और फिर पैसे क्यों?
ये तो हमें पता नहीं दशरथ, पर इतना मालूम है कि वो लड़की के माता पिता को पैसे देता है, और उससे हम 2 ही 4 बार तो मिले हैं दशरथ, वो भी रेलवे स्टेशन पर। तो अपनी अनीता का कुछ हो सकता है क्या? अरे क्यों नहीं, उसी की तो बात छेड़ी है हमने उससे। हमारी बच्ची के साथ कुछ गलत किया तो उसने? कुदरत ने जितना गलत किया है ना, उससे ज्यादा गलत नहीं होगा। सुनो जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमारी तकदीर में ही नहीं लिखा है ठीक लगना, सिर्फ दुख को सहना लिखा है और दर्द को भूलते जाओ। लेकिन आज के बाद से हमें अनीता को सहना नहीं पड़ेगा, बस उसे भुलाना होगा। आप अपनी औलाद को ऐसे कैसे भुला सकते हैं? आपको अंदाजा भी है क्या गुजरी होगी उस पे? क्या हुआ है मेरी बच्ची के साथ? बहुत गलत हुआ है और भी बहुत भयंकर हो सकता था, लेकिन हमने उसे बचा लिया है। साहिब, हम गरीब हैं, लाचार हैं। अगर ये नहीं होता तो कुछ और बुरा होता उस बेचारी के साथ। अब बेचारा कौन है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि आप इकलौते माँ बाप नहीं है जिनके घर में कोई विकलांग बच्ची पैदा हुई है। और विकलांग होना कोई दोष नहीं है। दोष हमारा है साहिब, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। सो तो है, अब आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी बेटी को घर ले जाइए, उसे प्यार दीजिए, उसे कोई हुनर सिखाइए, कमाने के काबिल बनाइए। शादी जब होगी तब होगी। साहिब, ये आप जैसे शहर के बड़े लोगों के लिए ये कहना बहुत आसान है। कभी गांव आकर देखिए, हमारे कुछ नहीं है वहां। क्या सिखाएं और क्या काबिल बनाएं? अनीता, मेरी बच्ची, कैसी है तू? कैसी है मेरी बच्ची? देखो ना जी, हमारी बच्ची आ गई, हमारी बच्ची हमें मिल गई, हमारी बच्ची हमें मिल गई। अब ये अपने हाथों पर खड़ी है, किसी पर बोझ नहीं है, इसे सिर्फ प्यार की जरूरत है। अब प्यार के पैसे नहीं लगते दशरथ। सर, मुझे इनके साथ वापस गांव नहीं जाना। मुझे यही रहना है, यही कुछ करना है। ऐसा काय बोलती है? हम तेरे आई बाबा, तू हमारी जिम्मेदारी है बेटी। थी आई, पर अब और नहीं। मुझे अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है। आपने मुझे इस दुनिया में लाया, इतने साल संभाला, बड़े उपकार है आपके। अब मैं और उपकार नहीं लेना चाहती। मुझे अपना रास्ता खुद ढूंढना है और उस पर चलकर दिखाना है। अभी देखो मैं आउट करने वाली हूँ। नहीं नहीं एलेक्स, तुम वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सागर में एक बूंद है प्रकाश, और सागर का पानी बहुत ज़्यादा गंदा है। क्या मतलब? हमने अनीता को तो नई ज़िंदगी दे दी, पर हर दिन हर मिनट न जाने कितने ऐसे बच्चों का सौदा हो रहा है। अभी मेरे खबरी का SMS आया, एक अनाथालय में रैकेट चल रहा है। बाकी खबर वो जल्दी भेजेगा। मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो, छोड़ेंगे नहीं किसी को एलेक्स। ख़त्म कर देंगे इस माफिया को। एक माफिया ख़त्म होगा तो दूसरा खड़ा हो जाएगा। असली मुजरिम है मजबूरी, लाचारी और विकृति। इन्हें आप और हम कैसे खत्म करें? हमारे भारतवर्ष में दरअसल 2 भारत बसते हैं। एक आपका और हमारा भारत, शहरों वाला, बढ़ती GDP वाला, आर्थिक धमाके वाला भारत। हमारे अपने प्रॉब्लम्स हैं, संघर्ष है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी, बेटर फ्यूचर होगा। और दूसरी ओर, ज़्यादा दूर नहीं, एक दूसरा भारत है, अनीता का भारत, दशरथ का भारत, जहां अपॉर्चुनिटीज़ की एक बूंद नहीं टपकती, प्रगति की एक किरण नहीं चमकती। 5 साल में एक बार चुनाव के वक्त सरकार इस भारत की तरफ ममता से गदगद हो उठती है, लेकिन उस ममता को भी सत्ता के दलाल बीच में ही निगल जाते हैं।
ये भारत आजादी से अब तक निराश है, हताश है, और ये भारत बहुत विशाल है। इन दो भारतों के बीच के अंतर को घटाना एक इमरजेंसी सिचुएशन है। जुर्म एक सामाजिक रोग है, और जब तक समाज का हर तबका, हर भारतीय गरीबी और गरिमा की असली रेखा से वाकई ऊपर नहीं उठ जाता, तब तक किसी न किसी होटल के कमरे में कोई ना कोई अनीता किश्तों में बेआबरू होती रहेगी। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।